एक दस्तावेज के माध्यम से एक धागे में पिरोना न केवल इस संविधान के निर्माताओं के लिए मुश्किल था, बल्कि संविधान बनाने के बाद आने वाले जो शासक थे उनके द्वारा भी लोकतंत्र स्थापित करना बहुत मुश्किल था। और 71 साल की इस यात्रा में अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो भारत का संविधान सफल संविधान है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, 1950 के बाद जितने भी देश स्वतंत्र हुए, चाहे वो अफ्रीका के देश हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका के देश हो, चाहे वो एशिया के देश हो, और एशिया में भी अगर हम दक्षिण एशिया को देखें जिसमें अफगानिस्तान है, जिसमें पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, उन सब में संविधान कहीं ना कहीं थोड़े मोटे रूप से या तो बदला गया है या संवैधानिक ब्रेकडाउन हुआ है। पाकिस्तान में 3 बार संवैधानिक ब्रेकडाउन हुआ है, पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है, नेपाल अभी तक भी अस्थिरता में है, बांग्लादेश अस्थिर हुआ, 1985 में टूट गया। सॉरी। तो अगर हम भारत को देखें, भारत 1947 में आजाद होने के बाद ना तो टूटा है ना संवैधानिक ब्रेकडाउन हुआ है। अगर हम थोड़े से काल को जब आपातकाल हुआ था उस काल को छोड़ दे तो भारत एक सफल देश। और भारत न केवल इसलिए सफल देश है क्योंकि इसकी राजनीतिक व्यवस्था बहुत मजबूत है, बल्कि राजनीतिक शक्ति का जो सत्ता परिवर्तन होता है, जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जो शक्ति का परिवर्तन होता है, दूसरा नया चुनने वाला जो आता है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने पद को छोड़ के जाता है और आने वाले इनकम्बेंट को बधाई देता है। और ये जो खूबसूरती है, ये इतनी ही ऊंची खूबसूरती है जितने विश्व के सबसे पुराने या दूसरे बड़े लोकतंत्रों में है। जैसे मैं अमेरिका की अगर बात करूं, अमेरिका में एक परिपाटी है कि जो भी नया राष्ट्रपति चुन के आता है और जो पुराना राष्ट्रपति छोड़ के जाता है उनके बीच एक भावनात्मक लगाव होता है। ये रिटर्न नहीं है कहीं भी अमेरिका के संविधान में, ये परंपरा है वहां की। और परंपरा क्या है कि पुराना राष्ट्रपति हस्तलिखित एक लेटर, अपने हाथ से लिखा एक लेटर नए राष्ट्रपति को देके जाता है और उसमें एक खास बात लिखी होती है कि ये जो पद है अपना राष्ट्रपति का, ये बहुत थोड़े समय के लिए अपने पास है। और इस दौरान हमने लोकतंत्र के जो स्तंभ है या लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, ना केवल उन संस्थाओं को मजबूत करना है, बल्कि हम यहाँ अपने लिए नहीं है, हम यहाँ लोगों के लिए हैं। ये हैंड रिटन लिख के जाते हैं अपने अपने तरीके से, शब्द उनके होते हैं। तो भारत भी ठीक वैसे ही अमेरिका जितना पुराना लोकतंत्र है उतनी ही खूबसूरती भारत के लोकतंत्र में भी है कि यहाँ शक्ति का जो परिवर्तन होता है वो बहुत आसान तरीके से होता है। और जो यहाँ के शासक रहे हैं 1950 से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें आई है, उन सरकारों ने यहाँ लोगों के लिए काम किया है। ये हो सकता है किसी सरकार ने ज्यादा किया, किसी सरकार ने कम किया, इस पे विवाद हो सकता है, लेकिन इस पे विवाद नहीं है कि यहाँ की सरकारों ने काम नहीं किया है। और ये जो सरकारें काम करती है ये भी हमें संविधान से मिला है। और अगर हम संविधान को देखें, संविधान का एक चैप्टर है, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। वो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो राज्य के कर्तव्य है, यानी सरकारों के कर्तव्य है कि सरकार लोगों को क्या क्या देगी। मैं अगर उनका एक दो का जिक्र करूं, जैसे सम्मान काम के लिए सम्मान वेतन, ये बहुत बड़ी बात थी। अब मैं यहाँ बात करूंगा नारी और पुरुष की। अपना जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और अपना क्या पूरा विश्व अगर देखें पुरुष प्रधान समाज है। और हमने नारी के साथ यानी महिलाओं के साथ भारत ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, एक क्रांतिकारी तरीके से क्रांतिकारी स्टेप उठा के महिलाओं को जो राजनीतिक आर्थिक अधिकार दिए हैं वो बड़े बड़े विश्व के देशों ने नहीं दिए, बड़े बड़े लोकतंत्रों ने नहीं दिए, बड़े बड़े जो उदारवादी देश थे या बड़े बड़े जो पूंजीवादी देश थे, तथाकथित अगड़े जो देश थे, प्रोग्रेसिव जो देश थे, उन्होंने नहीं दिए। और मैं एक दो चीज का जिक्र करना चाहूंगा और वो एक दो चीज क्या है, 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ हमने स्त्री और पुरुष को बराबर का वोट का अधिकार दिया। और जब बराबर का वोट का अधिकार दिया, एक क्रांतिकारी स्टेप था। इंग्लैंड में 1929 को मिला और जो स्विट्जरलैंड है उसमें 1978 को। यूरोप के देश महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं मानते थे और भारत जैसा देश जहां महिलाएं 20% के 22% के आसपास पढ़ी लिखी थी, जब देश आजाद हुआ तब भी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया। और ये बराबर का अधिकार क्यों दिया? क्योंकि गांधी जी कहते थे कि
भारत का जनमानस जो है सामूहिक रूप से जब वो निर्णय लेता है, वो नैतिक निर्णय लेता है। गांधी जी की जो फिलोसफी थी, गांधी जी हालांकि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, उनके शब्द दूसरे थे। वो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी उसके बहुत बड़े क्रिटिक थे, लेकिन गांधी जी भारतीय जो राम राज्य है, पुरातन जो राम राज्य है, मैं लोकतंत्र की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था है। और लोकतंत्र जो है वो आज के वक्त सबसे खूबसूरत शासन प्रणाली है। इसका इतिहास 2500 साल पुराना है। एथेंस में, यूरोप में जब ये शुरू हुआ था, और इसके ऊपर अलग अलग तरह का, हालांकि आधुनिक रूप में जो लोकतंत्र है वो काफी ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अगर पुरातन लोकतंत्र की बात करें, गांधी जी भारत में राम राज्य की बात करता था। वेदों में अगर आपने थोड़ा सा पढ़िए, हमारे यहाँ समूह और जो समिति होती थी, छोटे छोटे गांव जो होते थे, वो सामूहिक रूप से मिल बैठ के निर्णय लेते थे। और पंचायतें जो है, आधुनिक पंचायतें जो है, वो आधुनिक पंचायतें उस सभा और समिति का आधुनिक रूप है, जहां छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी जो पंचायतें हैं वो अपने लोकल निर्णय लेते हैं। और उन पंचायतों में महिलाओं को रिजर्वेशन दे के, कहीं 33% और जैसे हरियाणा है वहां 50%, हम लोगों ने एक क्रांतिकारी स्टेप लिया, जहां किसी भी आधार पर महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता। ये 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 सबसे क्रांतिकारी कदम था, ये सबसे क्रांतिकारी सोच थी 1950 में या 1949 में। आप मानिए जब संविधान बना, संविधान निर्माताओं ने 1949 यानी आज से 71 साल पहले जो क्रांतिकारी सोच स्थापित की थी, वो आज भी सामाजिक ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आप देखिए कितनी बड़ी वैज्ञानिक सोच रही होगी। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, हमें अपना संविधान जो है वो स्वतंत्रता देता है। मैं वैज्ञानिक सोच को अब थोड़ा सा करना चाहूंगा कि अपने संविधान निर्माता कितने बड़े वैज्ञानिक सोच के रहे होंगे और उन्होंने वैज्ञानिक सोच कैसे स्थापित की। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देता है। किस बात की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। और पहला जो शब्द है विचार, थॉट। थॉट किस तरह की? साइंटिफिक। द थॉट मस्ट बी साइंटिफिक। और साइंटिफिक थॉट में क्या है? साइंटिफिक थॉट क्या होती है? जो फैक्ट पे बेस्ड, जो तथ्यों पे बेस्ड, जिसका एक उचित निष्कर्ष हो, एक तर्क हो। अगर हम भेदभाव करें किसी प्रकार का, अगर व्यक्ति और व्यक्ति में भेदभाव हो, तो वो भेदभाव तर्कपूर्ण होना चाहिए। यानी स्त्री और पुरुष में अगर भेदभाव हो, वो भेदभाव तर्कपूर्ण हो। अगर कोई ये कहे कि महिलाएं बराबर का काम नहीं कर सकती, तो उनकी तर्कपूर्ण शारीरिक संरचना को समझना होगा। जो संविधान कहता है कि उनको ऐसी परिस्थिति में, जैसे गर्भावस्था में, उनको युद्ध के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। ये साइंटिफिक रीजन है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि बुद्धिमत्ता में महिला और पुरुष बराबर नहीं है, तो वो गलत है। और ये सोच साइंटिफिक सोच थी उस वक्त जब संविधान निर्माताओं ने कहा, आप आर्टिकल 39 को पढ़िए, आर्टिकल 37 और 39 से 37, 38, 39 को पढ़िए, जहां लिखा है समान काम के लिए समान वेतन। यानी महिला और पुरुष अगर समान काम करेंगे तो समान वेतन मिलना होगा। और ये क्यों कहा गया? क्योंकि सामाजिक संरचना भारत की ऐसी थी जहां महिलाओं को अलग वेतन दिया जाता था, पुरुषों को अलग वेतन दिया जाता था। बहुत सारे कार्य ऐसे थे जहां महिलाओं को अलाउड ही नहीं होता था। और मैं कई बार घर बैठ के सोचता हूं कि कितनी सारी ऐसी, इवन सरकारी नौकरियां भी कितनी सारी ऐसी थी जहां महिलाएं अप्लाई ही नहीं करती, जैसे आर्मी, जैसे पुलिस, इवन पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी। ये बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी जो केवल पुरुषों के लिए मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इस संविधान ने, इस संवैधानिक दस्तावेज ने, जिसको मैं जीवित दस्तावेज कहता हूं, इस समाज को बदला, सामाजिक सोच को बदला। और जो सामाजिक सोच स्थापित हुई, वो सामाजिक सोच कैसे स्थापित हुई? वैज्ञानिक सोच स्थापित। और मूल कर्तव्य जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को ये कहते हैं कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो आपके विचार जो है वो वैज्ञानिक होने चाहिए। आपकी जो थॉट है दैट मस्ट बी साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक नहीं होनी चाहिए। और वो कैसी हो? वो सामाजिक समरसता को स्थापित करेगी। अगर सोच वैज्ञानिक होगी, सामाजिक समरसता को, सोशल हार्मनी को स्थापित करेगी। और सोशल हार्मनी अगर स्थापित होगी तो हम बंधुता से रह पाएंगे। तो हमें जो
ये जो दस्तावेज है ये स्वतंत्रता देता है विचारों की, साइंटिफिक विचारों की, उसको अभिव्यक्त करने की, और धर्म की स्वतंत्रता देता है। हम आर्टिकल 25 कहता है अंतकरण की स्वतंत्रता है, यानी मैं अपने अंतकरण से किसी भी आराध्य देव की उपासना कर सकता हूं, और वो उपासना जो है वो घर में सिंपल बैठने से लेकर और कष्टकारी उपासना तक, जो किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचाए, वहां तक संविधान में अलाउड है। जैसे बहुत लंबी लंबी जो तपस्याएं करते हैं, ये भी हमारा दस्तावेज उपासना की स्वतंत्रता देता है। और ये जो स्वतंत्रता है, ये जो सामाजिक लोकतंत्र है, ये सामाजिक लोकतंत्र समाज में समानता स्थापित करने के लिए है। और जो समानता स्थापित होगी, वो समानता, यहाँ मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि राजनीतिक समानता स्थापित करना इस दस्तावेज का उद्देश्य नहीं है। हम जब आजाद हुए, हमें अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, लेकिन ये राजनीतिक स्वतंत्रता यहीं तक नहीं है। अब हमें सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक और आर्थिक समानता लेकर आनी। और सामाजिक और आर्थिक समानता की जब वो बात करते हैं, तब वो समाज में आमूल चूल परिवर्तन की बात करते हैं। हम पहले आर्थिक समानता की बात कर लेते हैं। आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं था कि सारे व्यक्तियों को बराबर बराबर संसाधन उपलब्ध कर दिए जाए या अमीरों से छीनकर गरीबों को दे दिया जाए। आर्थिक समानता का मतलब था कि आर्थिक रूप से जो कमजोर तबके हैं या आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उन कमजोर लोगों को राज्य की तरफ से कुछ सहायता दी जाए, या राज्य के जो संसाधन है उनका प्रयोग इस रूप से हो जिसमें जो अमीर और गरीब की खाई है, उस अमीर और गरीब की खाई को अधिक से अधिक कम कर दिया जाए। और देखिए 1950 से लेकर 2021 तक सभी सरकारों ने कितनी सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई, कितनी सारी ऐसे कार्यक्रम चलाई। और उन कार्यक्रमों का अगर आप नाम लो, अंत्योदय योजनाएं, पीडीएस के तहत प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ इतना भोजन दिया जाए कि वो भुखमरी का शिकार ना हो। अभी कोरोना गया था, और आप याद कीजिए कोरोना काल में सरकारों ने ना केवल व्यक्तियों को कुछ पैसे दिए, 500 रुपए 700 रुपए प्रत्येक महीना, ना केवल गैस सिलेंडर दिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में भोजन पहुंच पाए, फ्री में भोजन पहुंच पाए। यह आपातकाल की स्थिति थी, लेकिन सामान्य काल की स्थिति में भी 2 रुपए 3 रुपए किलो प्रत्येक व्यक्ति को गेहूं या चावल, दाल या दूसरे तेल, इस तरह के जो साधन है वो बांटे जाते हैं। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि आर्थिक रूप से समानता आए, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आर्थिक रूप से समान। और वो क्यों हो? क्योंकि हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति से ये वादा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो गरिमा है, प्रत्येक व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा का सम्मान ना केवल सरकार करेगी, बल्कि संविधान स्टेटस और प्रतिष्ठा की गारंटी देता है। अब किसी भी देश के संविधान में स्टेटस और प्रतिष्ठा की गारंटी नहीं है, वो केवल भारत के संविधान की खूबसूरती है। और मैं इस पे जरूर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, और जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, वो साथ में प्रतिष्ठा की भी बात करता है। बहुत सारी डिबेट है इसके ऊपर कि क्या हमें सम्मान मान लेना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और खासकर तब जब आरक्षण और रिजर्वेशन की बात होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, समानता नहीं। जब हम ये बात करते हैं कि समानता नहीं है या अवसर की समानता की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सा भारत में पिछले लगभग 30-35 सालों से आरक्षण और समानता, आरक्षण वर्सेस रिजर्वेशन वर्सेस इक्वालिटी के बहुत बड़ी डिबेट चली हुई है। लेकिन अगर कोई भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़े तो उसमें 2 शब्द होंगे, मैं 2 शब्दों पे बात करूंगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ प्रतिष्ठा जो है उसका भी भारत का संविधान गारंटी देता है। जब हम इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं प्रत्येक व्यक्ति बराबर है। लेकिन अगर हम समाज में देखें, प्रत्येक व्यक्ति ना केवल सामाजिक रूप से बराबर नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से भी बराबर नहीं। और अवसर की समानता को अगर हम समझें, एक व्यक्ति
अमीर घर में पैदा होता है, दूसरा व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है, एक व्यक्ति सामाजिक रूप से किसी अलग पृष्ठभूमि के परिवार में पैदा होता है, दूसरा व्यक्ति सामाजिक रूप से किसी अलग पृष्ठभूमि में पैदा होता है। और जब कोई व्यक्ति किसी परिवार में, वो चाहे किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुआ है, वो उसकी पर्सनल चॉइस नहीं है। बर्थ इज नॉट माई पर्सनल चॉइस, इट इज नेचुरल, इट इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड। ये आपके हाथ में नहीं आप किस घर में पैदा हुए, ये आपके हाथ में नहीं आप किस लिंग में पैदा हुए, ये आपके हाथ में नहीं है आप किस स्थान पे पैदा हुए। और जब ये हमारे हाथ में नहीं है, हम किस सामाजिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए, किस धर्म के घर में पैदा हुए, किस लिंग में पैदा हुए, किस स्थान पे पैदा हुए, तब हम ये कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे बराबर होंगे। और सबको बराबर अवसर कब मिलेगा? जब सारे के सारे एक जैसे लिंग में पैदा हो, एक जैसे रंग के पैदा हो, एक जैसे परिवार में पैदा हो। जब सारे के सारे व्यक्ति एक जैसे पैदा नहीं हुए, और ये हमारे किसी भी व्यक्ति की पर्सनल चॉइस नहीं है कि मैं किस घर में पैदा होऊंगा, मैं किस लिंग में पैदा होऊंगा। और ये जो साइंटिफिक सोच है, ये जो गारंटी है, ये हमारे संविधान में है कि क्योंकि हम सामाजिक रूप से भिन्न है, क्योंकि हम आर्थिक रूप से भिन्न है, क्योंकि हम लैंगिक रूप से भिन्न है, इसलिए हमें बचपन से ही अवसर की समानता नहीं हुई। हम भिन्न भिन्न रूप से पढ़ के आए, हम भिन्न भिन्न रूप से सामाजिक रूप से या शारीरिक रूप से योग्य है। और जब हम भिन्न भिन्न से शारीरिक और सामाजिक रूप से योग्य हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को जिसके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार का भेदभाव हुआ, या किसी भी प्रकार का पिछड़ापन हुआ, या किसी भी कारण से डिप्राइव हुआ, वो किसी भी कारण से डिप्राइव हुआ, तो एक अवसर उसको जीवन में मिलना चाहिए कि उसके डिप्राइवेशन को इक्वल किया जा सके। और ये अवसर संविधान स्वयं देगा प्रत्येक व्यक्ति को। और इस अवसर के साथ जब उसको डिप्राइव व्यक्ति को कोई अवसर दिया जाएगा, तो उसकी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होगी, उसकी जो गरिमा है, उसका जो स्टेटस है, उसको पुनः स्थापित करने का एक अवसर मिलना चाहिए उसके जीवन में। और यही गारंटी हमारा संविधान देता है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा जो है, या प्रत्येक व्यक्ति को की अवसर की जो समानता है, प्रत्येक व्यक्ति का जो स्टेटस है, वो इक्वल है। और इक्वल स्टेटस ना केवल सामाजिक रूप से हम भाई भाई हैं, कि हम चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भाषा से हो, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से हो, भारत का प्रत्येक व्यक्ति भाई भाई है, बल्कि हम एक भी है। इसीलिए राजनीतिक रूप से एक व्यक्ति एक वोट, और उस एक वोट की एक कीमत होगी, चाहे कोई कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अवसर मिलेगा, और उस एक वोट की कीमत एक होगी। किसी भी वोट की कीमत दो नहीं होगी, या किसी भी व्यक्ति की किसी भी कारण से वोट की कीमत आधी नहीं होगी। तो हमारा जो संविधान है इक्वल स्टेटस की बात करता है, राजनीतिक रूप से भी इक्वल स्टेटस, सामाजिक रूप से भी इक्वल स्टेटस, और आर्थिक रूप से राज्य प्रयास करेगा लगातार कि प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटस जो है वो इक्वल, और अमीर और गरीब की खाई कम से कम की जाए। और ये जो इक्वलिटी स्थापित होगी, ये इक्वलिटी राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली होनी चाहिए। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है, इसको हमें थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना होगा। भारत की एकता और अखंडता को क्या क्या चैलेंज आज के संदर्भ में हम देखें। भारत की अगर पृष्ठभूमि को देखें, भारत जो है धार्मिक रूप से विभाजित हुआ, धर्म के आधार पर विभाजित हुआ। दो राष्ट्र का सिद्धांत है, जिन्होंने दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया, डायरेक्ट कार्यवाही हुई 1946 में। विश्व की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, जो सबसे बड़ी मारकाट जिसको आज हम कहते हैं 1947 की, जहां मिलियंस ऑफ पीपल बेघर हुए, बॉर्डर से इधर से उधर हुए, लाखों लोग मारे गए। उस त्रासदी के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत को किसी धर्म के साथ नहीं जोड़ा, भारत को एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र बनाया। और जो ये सेकुलर राष्ट्र है, बहुत सारे लोग इस बात पे पिछले
काफी दशकों से इस बात के ऊपर डिबेट करना शुरू कर देते हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना उसमें सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा। मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि आर्टिकल 25 से लेकर और आर्टिकल 28 तक पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट जो है धार्मिक स्वतंत्रता का, वो मूल संविधान का दस्तावेज था, भले ही सेकुलर शब्द बाद में जोड़ा गया। और भारत का जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक को अगर पढ़ोगे, भारत का जो सेकुलरिज्म है वो सेकुलरिज्म यूरोपियन सेकुलरिज्म से टोटली डिफरेंट है। मैं यहाँ दो तरह के सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूँ, एक सेकुलरिज्म यूरोपियन सेकुलरिज्म और एक सेकुलरिज्म भारतीय सेकुलरिज्म। यूरोप का जो सेकुलरिज्म है वो एक विभिन्न तरह की धार्मिक पृष्ठभूमि से आया, वो पोप के विरोध में आया। पोप का जो यूरोप के राजाओं के ऊपर जो प्रभुत्व होता था कि पोप जो है वो सुप्रीम पावर है, पोप जो है, पोप यानी वहां का जो धार्मिक उच्च नेता होता है उसको पोप कहते हैं। ईसाई धर्म का जो उच्च नेता या उच्च जो संत है वो ना केवल इस पृथ्वी के या इस लोक के निर्णयों को निर्धारित करता था, इस लोक का निर्णय लेता था, बल्कि ऊपर के लोक का भी निर्णय लेता था। और इस कारण से राजा पोप के छत्र छाया में रहता था। और उस पोप की संप्रभुता को तोड़ने के लिए यूरोप के राजाओं ने विरोध किया और राज्य जो है वो धर्म से अलग किया। और यूरोप का जो सेकुलरिज्म था वो यूरोप का सेकुलरिज्म स्थापित हुआ कि राज्य और धर्म इनके दो अलग अलग क्षेत्र होंगे, इनका दो अलग अलग एरिया होगा। धर्म राज्य के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा और राज्य धर्म के कार्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी दोनों पृथक पृथक स्पेयर होंगे, पृथक पृथक क्षेत्र होंगे। यूरोप में इस तरह का सेकुलरिज्म आया कि राज्य का ना केवल कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करेगा ना सहेगा। लेकिन भारतीय जो धर्म निरपेक्षता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ना केवल टैगोर की धर्म निरपेक्षता है, वो बल्कि महात्मा गांधी जी की भी धर्म निरपेक्षता है और वो यूरोपियन धर्म निरपेक्षता है। वो यूरोपियन धर्म निरपेक्षता मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भारत का कोई धर्म तो नहीं है, लेकिन गांधी जी के अनुसार सर्वधर्म संभाव भी है। यानी भारत का जो संविधान है वो प्रत्येक सरकार को ये कहता है कि आप अगर किसी भी प्रकार की सहायता करो तो सभी धर्मों के साथ बराबर की सहायता करो, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ जो भारतीय राज्य है वो प्रत्येक धर्म के साथ बराबरी का व्यवहार करेगा, यानी राज्य जो है किसी भी धर्म को सहायता दे सकता है। और वो धार्मिक सहायताएं कैसी होंगी, जैसे धार्मिक संस्थाएं बनाने में, प्रत्येक धार्मिक संस्था, कोई भी धर्म अपनी धार्मिक संस्था ना केवल बना सकता है बल्कि उसका प्रबंधन कर सकता है, उसकी संपत्ति का प्रबंधन कर सकता है। वो धार्मिक संस्थाएं अपनी अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकती है और अपने धर्म और भाषा का प्रचार कर सकती है। ये भारत के संविधान की खूबसूरती, और भारत के संविधान की जो ये खूबसूरती है यही भारत को अलग अलग टुकड़े होने से बचाया। पाकिस्तान के टुकड़े हुए या परिवर्तन हुआ, संविधान का परिवर्तन हुआ, भारत में इसलिए संविधान का परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि हम लोग इस देश को अखंड बनाना चाहते हैं और हम लोग ऐसी बंधुता स्थापित करना चाहते हैं जो राष्ट्र को एकता में रख सके। और एकता का पहला चैलेंज था धर्म, और हमने प्रत्येक व्यक्ति को अंतकरण की स्वतंत्रता दी, प्रत्येक धर्म को ये स्वतंत्रता दी कि वो अपनी संस्थाओं का प्रबंधन कर सके, अपने अनुसार चला सके, अपनी भाषा और संस्कृति का संवर्धन संरक्षण कर सके। ये प्रत्येक धर्म के पास, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, प्रत्येक धर्म के पास इस प्रकार का अधिकार। दूसरा जो चैलेंज था वो भाषा था, क्षेत्रवाद था, और इन सब चीजों को भारत के संविधान ने बखूबी टैकल किया है। भारत के संविधान में आज 22 भाषाएं, और इन 22 भाषाओं में प्रत्येक राज्य अपने अनुसार अपनी अपनी शिक्षण संस्थाओं को चला सकता है। और जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें तो कंपलसरी कर दिया है कि प्रत्येक जो विद्यार्थी है वो प्राइमरी एजुकेशन अपनी मातृभाषा में लेगा। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और ये चैलेंज आज के वक्त तो नहीं समझ आएगा। 1950 और 60 के दशक में भारत में जितने भी राज्य बने वो सारे भाषा के आधार पर बने, और खासकर दक्षिण के जो राज्य थे उनमें भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। और आंध्र प्रदेश जब अलग
बना, तब तो इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि वो हिंसक आंदोलन भी हुआ और फिर भारत में राज्यवार अलग-अलग राज्यों को भाषा के आधार पर बनाने की एक मुहिम चली। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और उस राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्य बनाए। जैसे गुजरात गुजरातियों के लिए बनाया, महाराष्ट्र मराठी के लिए, हरियाणा और पंजाब पंजाबी और हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए, इस प्रकार उड़ीसा उड़िया के लिए। लेकिन ये जो समायोजन हुआ, इसने सबसे अच्छा जो आधार प्रदान किया देश के लिए, वो आधार प्रदान किया कि भारत का संविधान जो है वो इतना लचीला है कि आप अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, अपनी अपनी भाषा के अनुसार, अपनी अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपना अपना शासन अलग से चला सकते हैं। और भारत ने जो शासन प्रणाली अपनाई है वो संघीय शासन प्रणाली अपनाई, यानी एक सरकार केंद्र की सरकार और एक सरकार राज्य की सरकार और एक सरकार अपनी लोगों की लोकल सरकार, जिसको आप पंचायत कहेंगे। संघीय प्रणाली जो अक्सर हम संघीय प्रणाली को दो, पॉलिटिकल साइंस के जो लोग हैं वो दो स्तरीय समझते हैं कि एक केंद्र में जो है और एक राज्य में जो है, लेकिन एक तीसरी सरकार और है जो वास्तव में लोगों के बहुत नजदीक होती है, बहुत छोटे छोटे निर्णय लेती है लेकिन बहुत प्रभावशाली निर्णय जो है, जो जीवन लोगों के जीवन को परिवर्तित करती है, वो त्रिस्तरीय सरकार लेती है। इसलिए भारत की जो संघीय प्रणाली है वो त्रिस्तरीय संघीय प्रणाली में कहूंगा, जिसने बहुत बड़ा चैलेंज, जो भाषा का चैलेंज था, जो क्षेत्र का चैलेंज था, वो उस चैलेंज को बिल्कुल एकदम ठीक किया। और इसी की सबसे अच्छी खूबसूरती अगर मैं भारत के संविधान की एक और आप लोगों के साथ जिक्र करूं, वो है इसके मौलिक अधिकार। इतना क्रांतिकारी आंदोलन, इतना इतना पुराना लोकतंत्र भी जो इस तरह के सामाजिक अधिकारों को मूल अधिकार नहीं बना पाया। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, अमेरिका के संविधान के पहले जो 10 संशोधन हुए उनको मूल अधिकार कहा जाता है, लेकिन वो जो मूल अधिकार थे वो सारे के सारे राजनीतिक मूल अधिकार, कि आपको आप लोकतंत्र में हैं, आप वोट डाल सकते हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप भाषण दे सकते हैं, आपके साथ कोई अन्याय होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन भारत के जो मूल अधिकार है वो सामाजिक मूल अधिकार नहीं। हालांकि हमारे जो राजनीतिक मूल अधिकार भी, मैं ये नहीं कहूंगा, आर्टिकल 14 को अगर पढ़ो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, ये बहुत अच्छी खूबसूरती है कि प्रत्येक व्यक्ति न केवल कानून के समक्ष समान है बल्कि कानून खुद भी प्रोटेक्ट करेगा। अमेरिका का संविधान जो है वो केवल नेगेटिव है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, कि कानून के समक्ष सब समान है, यानी कानून के आंख पर अगर हम पट्टी बांध दे तो वो किसी को नहीं देखेगा, वो केवल ये देखेगा सही क्या है गलत क्या है। लेकिन भारत का संविधान एक कदम आगे जाता है, अगर कोई व्यक्ति डिप्राइव्ड है तो कानून स्वयं आगे आएगा और उसको जाके प्रोटेक्ट करेगा, और उसको बोला गया इक्वल प्रोटेक्शन। यानी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं समाज में कि वो कानून तक ना पहुंच पाए, फिर कानून स्वयं पहुंचेगा और उन व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करेगा, यानी उनको एक सील देगा जिससे कोई व्यक्ति उनको नुकसान न पहुंचाए। ये बहुत सकारात्मक कदम, हमारा फंडामेंटल राइट। अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति पहुंच ना पाए तब कोर्ट आता है, कोर्ट स्वयं आता है, जिसको हम ये कहते हैं कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया। और कोर्ट स्वयं संज्ञान कब लेता है, इसके मैं 2-4 एग्जांपल दे देता हूं। जैसे प्रदूषण बहुत बढ़ा दिल्ली में, और कोर्ट ने कहा दिल्ली के जितनी भी फैक्ट्रीज है वो बाहर जाए। बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे और पहचान नहीं थी कि कौन सी बस स्कूलों की बस है और कौन सी बस सामान्य बस है। कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, कहा कि सारी बसों को एक ही रंग में करो, और वो फिर डिसाइड हुआ कि पीले रंग में कर दिया जाए। कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया कि जो पराली जो जलाई जा रही है या जो कृषि के जो अवशेष जलाए जा रहे हैं, इससे प्रदूषण होता है। बहुत सारे ऐसे संज्ञान लिए तो कोर्ट स्वयं संज्ञान लेता है कि प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। और आर्टिकल जो 21 है उसका विस्तार इतना लंबा चौड़ा कर दिया। आर्टिकल 21 जो है अपना, वो जीवन की स्वतंत्रता का है। जीवन की स्वतंत्रता का मतलब था कि विधि के अनुसार ही किसी के जीवन की स्वतंत्रता को वंचित किया जा सकता है, लेकिन उसमें स्वयं कोर्ट ने आके इतना सारा विस्तार दे दिया गया कि अब जीवन की स्वतंत्रता में स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु, स्वास्थ्य है, प्रत्येक व्यक्ति का भोजन, ना केवल भोजन मिले बल्कि उसको पौष्टिक भोजन मिले। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम के तहत जो भोजन बांटा जा रहा है, ये पौष्टिक भी होना चाहिए। स्कूलों में जो मिड डे मील है, ऐसा नहीं कि उसको मिड डे मील दिया जाए बल्कि पौष्टिक मिड डे मील दिया जाए।
उसको स्वच्छ पानी मिले पीने का, स्वच्छ वायु मिले। तो जो व्यक्ति की गरिमा जो है, और इसका सबसे एक अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं। हाथरस में एक बच्ची के साथ रेप हुआ और उसको पुलिस ने उसका दाह संस्कार कर दिया। कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया, कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा है, चाहे वो जीवित है चाहे मृत है, इस व्यक्ति का अधिकार है, और इसका अधिकार है कि इसके मृत्यु के बाद भी इसके साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाए। ये आर्टिकल 21 का एक पार्ट है, और इसके ऊपर इतना सारा विवाद हुआ, मीडिया में ये बहुत आया, और मीडिया में जब ये आया कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी की। हालांकि वो समय बीत चुका था, लेकिन आर्टिकल 21 का विस्तार अपने कोर्ट में। और अब हम थोड़े से चैलेंज की बात करते हैं। हमारे दस्तावेज जो बना संविधान, जो संविधान की प्रस्तावना बनी, जो संविधान बना 395 अनुच्छेद बने, उन 395 अनुच्छेद का विस्तार हुआ। आज 400 अनुच्छेद है। हमारा संविधान हमें अलाउ करता है। मैं जीवन दस्तावेज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1949 में हम सारी चीजों का एकदम समाधान नहीं दे सकते थे। हमें नहीं पता था 2021 में क्या होगा, और इसके सिंपल से एग्जांपल्स है। जैसे 1949 में यातायात को नियंत्रित करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी। हाथ में गाड़ियां आई, रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करने के लिए कानून नहीं था, रोड एक्सीडेंट का कानून नहीं था, यातायात के नियमों का कानून नहीं था। कानून बनाए, भारत के गजट में पास हुआ। फिर मोबाइल आया, टेलीफोन आया, टीवी आया। भारत में साइबर के ऊपर कोई कानून नहीं था, साइबर क्राइम के कानून बने, पंचायतें बनी, और ये जो संशोधन हुए, इन्होंने हमारे संविधान को और ज्यादा बड़ा किया। और संविधान को परिवर्तित करने का बहुत लचीला सा साधन है कि संसद जब चाहे तब साधारण बहुमत से इस संविधान को और ज्यादा बढ़ा सकती है, या और ज्यादा आवश्यकता अनुसार कम कर सकती है। और जब बढ़ाने और घटाने की बात होती है, तब ये देखा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद को परिवर्तित किया जा रहा है। अगर वो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है तो 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए। अगर साधारण सा है जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो साधारण बहुमत से उसको परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन 70 सालों में इस संविधान के सामने कुछ चैलेंज भी आए, जो मैं चाहूंगा कि उनको डिस्कस करें, ताकि सारे के सारे लोग उन चैलेंजेस को खत्म करने या ऑक्यूपाई करने में, या उनको टैकल करने में हम अपने शासन को सहायता कर पाए। और पहला जो चैलेंज है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स का। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स को मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स का मतलब होता है कि हम सारे के सारे लोग संविधान की पालना करें, यानी वी मस्ट ओबे अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ओबे करने की बात होती है, ये सबसे पहले लागू होती है राजनेताओं के ऊपर। आप हमारी संसद को देखिए, कई बार लगता ही नहीं है कि संसद कानून निर्माण करने वाले, ऐसा लगता है लॉ मेकर्स जो है वो लॉ ब्रेकर्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स को सबसे बड़ा चैलेंज हमारी असेंबली से आ रहा है, हमारी विधान पालिकाओं से आ रहा है। हमारी सरकार के 3 अंग, एक विधान पालिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, इनके बीच बहुत खूबसूरत शक्ति का विभाजन, एक दूसरे के चेक एंड बैलेंसेज है। जब एक अंग किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता है संविधान के अनुसार, या संविधान की किसी चीज का उल्लंघन करता है, तो दूसरा अंग उसको बैलेंस करने के लिए आ जाता है। और पहला जो चैलेंज है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, यानी हम अपने संविधान की पालना करें। और इस संविधान की पालना की बात जब मैं कह रहा हूं, तब मैं कह रहा हूं कि संविधान में किसी भी प्रकार के लिखे शब्द का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संविधान की आत्मा जो है वो न केवल प्रस्तावना है, बल्कि संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया का पालना हो, कानून को लागू करने वाली संस्थाएं जो है वो उसको ठीक से लागू करें। और जब कानून बनाने की पालना की प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं, संसद और खासकर विधानसभाओं ने अध्यादेश लेकर आने शुरू किए, अपनी मन मर्जी के अनुसार कानून बनाना शुरू किया, जो संवैधानिक एथिक नहीं है। वो
एक आपातकाल में लागू किया जा सकता है, लेकिन व्यवहार ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यवहार में वो चीज लेकर आए। कानून बनाने के ऊपर डिस्कशन हो, डिबेट हो पार्लियामेंट में, और ना केवल पार्लियामेंट में डिबेट हो बल्कि मीडिया के माध्यम से आम लोगों की राय भी उसमें आए। और पिछले एक दशक से भी ज्यादा का अगर हम समय ले, या 2 दशक से भी ज्यादा का समय ले, ये आम प्रैक्टिस हो चुकी है, खासकर राज्य विधानसभाओं में तो आम प्रैक्टिस हो चुकी है कि अध्यादेश लाकर कानून बनाया जाए, उसके ऊपर डिस्कशन ही ना। और दूसरी जो मैं बात करूंगा, वो मैं बात करूंगा ब्यूरोक्रेसी, कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है वो हमारी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अंग्रेजी मानसिकता की ब्यूरोक्रेसी है। आज भी वो बाबूशाही की ब्यूरोक्रेसी है। आम लोगों की जन सेवा के लिए वो नहीं है, आम लोगों की जन सेवा नहीं कर पा रही है। बाबूशाही में और आम लोगों में बहुत बड़ा गैप आ चुका है, बहुत बड़ा गैप आ चुका है, जो नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात मैं करूंगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं, इलेक्टेड संस्थाएं ही नहीं, नॉन इलेक्टेड संस्थाएं भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान देती है। जैसे मीडिया है, जैसे सिविल ऑर्गेनाइजेशन है। मीडिया और सिविल ऑर्गेनाइजेशन मिलकर जो नॉन इलेक्टेड बॉडी, जो नॉन इलेक्टेड बॉडी है, जैसे जुडिशरी, मीडिया है, और आम सामाजिक संगठन जो है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने इलेक्टेड। और मीडिया की अगर आप बात करें, और उस मीडिया के साथ सोशल मीडिया को भी अगर आप मिला दें, आज के देश की सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया को किसी भी प्रकार से काबू कर पाना। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो ऑनलाइन गेमिंग है। अभी भारत सरकार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में बहुत ज्यादा आर्थिक गड़बड़ियां हैं, इसमें हवाला भी होता है, विदेश से पैसा भी आता है, इससे बच्चे एडिक्ट भी होते हैं, और उसके कानून बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया को ही शामिल नहीं किया गया। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो ऑनलाइन गेमिंग का बढ़ावा देते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, और उसको रेगुलेट करने के लिए किसी अच्छी रेगुलेटरी बॉडी को ही नहीं शामिल किया गया, जबकि ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने खुद कहा है कि ये सट्टेबाजी को बढ़ावा देती। तो आज भारत के सामने सबसे बड़ी चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है बाबूशाही और आम लोगों के बीच बहुत बड़ा गैप आ चुका है, और तीसरा बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो नॉन इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जुडिशरी, मीडिया, आम सिविल सोसाइटी, वो आम सिविल सोसाइटी जो है वो सरकार और आम सिविल सोसाइटी के बीच बहुत बड़ा गैप आ चुका है। इसलिए मैं आज यही कहना चाहूंगा संवैधानिक दिवस के ऊपर कि अगर आज के दिवस का महत्व में एक लाइन में कहूं, वो मैं कहूंगा कि हमें संवैधानिक एथिक्स जो है उन संवैधानिक एथिक्स पे रहना चाहिए, यानी वी मस्ट ओबे आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब मैं ये कहूं वी मस्ट ओबे आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें अपने मूल कर्तव्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। आम व्यक्ति जब बात करता है, या मीडिया जब बात करती है, या राजनेता जब बात करते हैं, वो सारे के सारे अपने अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य भी इस देश के संविधान का एक हिस्सा है। और जिसका हमने जिक्र किया था, सबसे अच्छा जो मूल कर्तव्य है वो है वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। और दूसरा सबसे बड़ा मूल कर्तव्य है इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के विचार, स्वतंत्रता संग्राम के नेता और स्वतंत्रता संग्राम के जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों का सम्मान करना। और स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य, मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगा, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी। मैं अम्बेडकर साहब को कोट करना चाहूंगा, जब 1946 में अम्बेडकर साहब ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रखा, उन्होंने एक ही चिंता व्यक्त की थी कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे इस बात की चिंता है कि जब हम इस संविधान को बना देंगे, हम राजनीतिक लोकतंत्र तो स्थापित कर देंगे, वो तो स्थापित होगा ही होगा, चिंता इस बात की नहीं है, चिंता इस बात की है कि क्या हम सामाजिक लोकतंत्र स्थापित कर पाएंगे। और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के उन्होंने 3 आधार स्तंभ बताए थे, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता। इस देश के संविधान को हम तभी सफल कह पाएंगे
जब हम यहाँ पर सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक गरिमा स्थापित कर पाए। आज के दिन की ये सबसे बड़ी चुनौती भारत और भारतीय लोगों के सामने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्तव्य जो है वो समाप्त करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं गवर्नमेंट कॉलेज पलवल का। मैं धन्यवाद करता हूं मैडम मीनाक्षी जी का, मोनिका जी का और राजेश सैनी जी का, मैडम सीमा पांडे जी का, जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य से व्यक्ति को मौका दिया पूरे गवर्नमेंट कॉलेज पलवल और उनके जो आचार्यगण हैं उन सब का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप अपने आप को सामान्य, मोनिका मैम प्लीज मैं 1 मिनट लूंगी। सर अपने आप को अब सामान्य व्यक्ति ना कहें, हमारे लिए आप बहुत खास हैं और हैं भी और हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपने हमारे बच्चों को इतनी सारी अच्छी बातें बताई और इवन हम लोगों को भी। मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ सर, मुझे इतना ज्यादा डिटेल में संविधान के बारे में नहीं पता था। मैंने पूरा लेक्चर आपका सुना और आपने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में सब कुछ बताया। तो सर हम आपके बहुत ज्यादा आभारी हैं, इतने कम समय में आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए हाँ भरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for sharing. As you said, I'm sharing my experience with you. Thank you so much, sir, for sharing your years of experience with us and making us understand the relevance of Constitution in our lives. And being the citizen of India, it becomes our duty कि हम भी सब अब मुझे सर आई एम हियरिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम और मुझे इतना अच्छा लगा आपको सुनकर। थैंक यू सो मच सर। और मैं अपने स्टूडेंट से भी पूछना चाहूंगी, अगर कोई स्टूडेंट सर से बात करना चाहता है इस टॉपिक से के बारे में तो प्लीज सर से बात कीजिए। अगर कोई भी स्टूडेंट सर से बात करना चाहता है, कोई क्वेरी है सर से, कोई डाउट है इस टॉपिक को लेकर, तो प्लीज सर से बात कीजिए। सर 1 सेकेंड हम वेट करते हैं, कोई स्टूडेंट बात करना चाहता है या नहीं। किसी भी बच्चे का अगर कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी फैकल्टी का कोई क्वेश्चन हो। वैसे तो सर आपने इतने अच्छे तरीके से सारी डिटेलिंग हमें बता दी है, कोई डाउट रह ही नहीं गया है। पूरा एक डिटेल में डिटेलिंग दे दी आपको आपने। थैंक यू सो मच सर। कोई भी स्टूडेंट अगर सर से बात करना चाहता है, कोई भी क्वेरी, तो अपना माइक ऑन कीजिए और सर से बात कीजिए। सर स्टूडेंट्स थोड़ा सा झिझकते हैं बात करने में। चलो सर हम अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस पूजा, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, टू एक्सटेंड वोट ऑफ थैंक्स टू आवर सर। पूजा मैम, ओवर टू यू। Thank you, Monica ma'am. It is a great honor and privilege for me to propose the vote of thanks on this day. Honorable Chief Speaker Dr. Rajiv Nayan, Assistant Professor of Political Science, Government College Delhi, Kurukshetra. Respected Principal Sir Dr. Rajesh Kumar Saini, Convener of the event, Mrs. Seema Pandey ma'am, Co-Convener Mrs. Monica, worthy colleagues, member of Organizing Committee, and my dear students. Very good afternoon to all. First and foremost, on behalf of college fraternity, I would like to express my deep sense of gratitude and thankfulness to our highly esteemed resource person, Dr. Rajiv Nayan, for sparing his valuable time here. We are really thankful to you, sir, for sharing such a well-researched view of the topic with us. I also want to utilize this moment to express my appreciation for our most efficient and dynamic principal, Dr. Rajesh Kumar Saini, for supporting and cooperating us at every level for the welfare of this institution. Sir, without his support and guidance, we would not be able to conduct this symposium in such a short span of time. Thanks to our convener, Mrs. Seema Pandey ma'am, co-convener Ms. Monica, and members of organizing committee for choosing such a relevant topic and for their sincere effort to make this event a success. I also want to take this opportunity to thank our media persons for enlisting their interest in covering our events that are being conducted from time to time. Last but not the least, I want to thank all my dear students for engaging with us, showing immense patience and interest in attending the workshop. I hope we all will be benefited with this. Thank you
Thank you again to all of you. Thank you, Pooja ma'am. Okay, ma'am, it's time to leave the meeting. Thank you so much, sir, for joining with us, and we would love to hear from you in the future. Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू। हम फिर आपको बुलाएंगे और फिर आपसे जो है वो बातचीत करेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टूडेंट्स मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं।
संतोष।